आज के इस नए विस्तृत विश्लेषण में एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत ही रहस्यमयी रहस्यमय विषय पर हम गहराई से चर्चा करने वाले हैं। विषय है परमाणु की संरचना, या जिसे हम स्ट्रक्चर ऑफ द एटम भी कहते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास आज जो स्रोत है ना, वो दरअसल एक एग्जाम ओरिएंटेड मास्टर क्लास के हाई यील्ड विजुअल नोट्स हैं। हाँ, आमतौर पर ऐसे नोट्स परीक्षा की तैयारी के लिए एकदम सटीक माने जाते हैं, मतलब जिनमें सिर्फ जरूरी तथ्य होते हैं। लेकिन आज हमारा मिशन सिर्फ विज्ञान के उबाऊ तथ्यों को रटना बिल्कुल नहीं है। आज इन नोट्स को हम पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। सही कहा। हमें ये समझना है कि कैसे इंसानों ने ये पता लगाया कि इस विशाल ब्रह्मांड की हर एक चीज, चाहे वो आसमान में चमकता कोई तारा हो, हाँ, या हमारे आसपास मौजूद हवा हो, या खुद हमारा इंसानी शरीर ही क्यों ना हो, ये सब आखिर किस अदृश्य कण से बना है। और ये जो पूरा सफर है ना, ये एक ऐसे ठोस गोले से शुरू होगा जिसे कभी अविभाज्य माना जाता था, मतलब जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। और ये चर्चा आज की उस आधुनिक चिकित्सा विज्ञान तक जाएगी जहां कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज इन्हीं सूक्ष्म कणों की मदद से हो रहा है। तो कुछ बेहतरीन आहा मोमेंट्स के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि इस जटिल वैज्ञानिक विषय को बहुत ही आसान और दिलचस्प तरीके से खोला जाने वाला है। मैं तो बहुत उत्साहित हूँ। ये एक ऐसा सफर है जो विज्ञान के विकास की पूरी कहानी को बहुत ही खूबसूरती से बयां करता है। इन विजुअल नोट्स की सबसे अच्छी बात यह है कि ये जानकारी के भारी भरकम बोझ से बचाते हैं। हाँ, सीधे उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वार करते हैं जो सच में मायने रखते हैं। मतलब जब हम परमाणु के बारे में सोचते हैं तो ये सिर्फ एक रसायन विज्ञान का विषय नहीं रह जाता। ये इस बात की गहरी खोज है कि असल में वास्तविकता किन चीजों से मिलकर बनी है। आज उन प्रयोगों, उन ऐतिहासिक गलतियों और उन शानदार सुधारों पर बात होगी जिन्होंने दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल कर रख दिया। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इन नोट्स की शुरुआत जॉन डाल्टन के सिद्धांत से होती है। डाल्टन का सिद्धांत, हाँ। सालों तक, बल्कि कई दशकों तक विज्ञान की दुनिया में ये माना जाता रहा कि परमाणु अविभाज्य है, मतलब इंडिविजिबल। हाँ, इंडिविजिबल। इसे किसी भी हालत में तोड़ा नहीं जा सकता। डाल्टन का मानना था कि अगर किसी भी पदार्थ के टुकड़े करते जाएं, तो अंत में जो सबसे छोटा कण बचेगा वही परमाणु है। बिल्कुल, एक ऐसे ठोस सख्त गोले की कल्पना की गई थी जिसे काटा या बांटा नहीं जा सकता है। बिल्कुल, एक छोटी सी बिलियर्ड बॉल की तरह ना। हाँ, बिलियर्ड बॉल की तरह। लेकिन आधुनिक विज्ञान ने इस सदियों पुराने भ्रम को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। नोट्स बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि परमाणु तोड़ा जा सकता है, वो विभाज्य है। और इसके अंदर एक पूरा उप परमाणुक चिड़ियाघर बसा हुआ है। उप परमाणुक चिड़ियाघर, ये टर्म बहुत सही है। मुख्य रूप से इसमें 3 मूल कण होते हैं जिन्हें हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। जी। लेकिन इन कणों के बारे में सबसे दिलचस्प बात क्या है? या जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि इन कणों की खोज का समय और इनके गुण कितने अलग अलग हैं। ये विज्ञान के काम करने के तरीके का एक बेहतरीन उदाहरण पेश करता है। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, जिसे E- से दर्शाते हैं। हाँ, इसे जे टॉमसन ने खोजा था। इसका चार्ज -1 होता है, लेकिन इसका जो द्रव्यमान है यानी मास, वो नगण्य बताया गया है। नगण्य मतलब नेग्लिजिबल? आसान शब्दों में कहें तो ये इतना ज्यादा हल्का है कि परमाणु के कुल वजन में इसका कोई खास योगदान होता ही नहीं है। बिल्कुल। और इसके बाद आता है प्रोटॉन, P+। हाँ, जिसकी खोज E. गोल्डस्टीन ने 1886 में की थी। उन्होंने कैनाल रेज नाम की किरणों पर काम करते हुए इसे पहचाना था। और इसका चार्ज +1 होता है और द्रव्यमान 1U होता है। अब ये U क्या है? ये एक बहुत ही छोटी इकाई है जिसे वैज्ञानिकों ने परमाणुओं का वजन नापने के लिए बनाया है। क्योंकि जाहिर है यहाँ हम किलोग्राम या ग्राम का इस्तेमाल तो कर नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। और नोट्स में यहाँ एक बहुत ही शानदार जनरल नॉलेज का तथ्य हाईलाइट किया गया है। लिखा है कि एक अकेले प्रोटॉन का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन से लगभग 2000 गुना ज्यादा होता है। 2000 गुना? यंत्र सच में बहुत विशाल है ना? हाँ। और इसके बाद तीसरे कण का जिक्र आता है, न्यूट्रॉन। हाँ, न्यूट्रॉन। इसकी खोज जे चैडविक ने की थी, लेकिन साल था 1932। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये पूरी तरह से उदासीन या न्यूट्रल होता है। हालांकि इसका द्रव्यमान बिल्कुल प्रोटॉन के बराबर यानी 1U ही होता है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। प्रोटॉन 1886 में खोजा गया और न्यूट्रॉन 1932 में। विज्ञान को परमाणु के अंदर मौजूद एक नए कण को खोजने में लगभग आधी सदी कैसे लग गई? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है।
इसके पीछे एक बहुत बड़ा तकनीकी कारण था। तकनीकी कारण? हाँ, जैसा कि नोट्स में बताया गया है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उस पे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता। अब चूंकि ये न्यूट्रल है, इसलिए ये किसी भी विद्युतीय या चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं होता था। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का इस पे कोई असर नहीं होता? बिल्कुल। शुरुआती दौर के प्रयोगों में जो मशीनें इस्तेमाल होती थीं, वो केवल चार्ज वाले कणों को ही पकड़ पाती थीं। ओहो, तो इसलिए न्यूट्रॉन दशकों तक वैज्ञानिकों की नजरों से छिपने में कामयाब रहा। हाँ, विज्ञान को हमेशा सारे जवाब एक ही रात में नहीं मिल जाते। सही बात है। न्यूट्रॉन को खोजने में लगे ये दशक इस बात का सीधा सबूत हैं कि इंसानी ज्ञान में हमेशा कुछ न कुछ खाली जगह होती है और हमेशा कुछ नया सीखने को होता है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब वैज्ञानिकों को ये पता चल गया कि परमाणु के अंदर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह के चार्ज मौजूद हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि ये परमाणु के अंदर सजे कैसे होते हैं। हाँ, इनकी व्यवस्था क्या है? तो जे टॉमसन ने इसके जवाब में एक मॉडल पेश किया, जिसे समझने के लिए एक मजेदार एनालॉजी दी गई है। तरबूज मॉडल? हाँ, वाटरमेलन मॉडल। हमें कल्पना करनी है एक बीच से कटे हुए लाल तरबूज की। बहुत ही रसीला। हाँ, तो टॉमसन ने कहा कि परमाणु उसी तरबूज के लाल हिस्से की तरह एक धनावेशित गोला है, मतलब पॉजिटिव स्फीयर है। और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उस लाल हिस्से में बिल्कुल वैसे ही धसे हुए हैं जैसे तरबूज के काले बीज धसे होते हैं। ये बहुत ही विजुअल तरीका है इसे समझने का। इसका निष्कर्ष ये निकाला गया कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मात्रा में बिल्कुल समान होते हैं, इसलिए पूरा परमाणु विद्युतीय रूप से न्यूट्रल रहता है। सुनने में ये बहुत ही आसान और तार्किक लगता है। आसान तो लगता है, लेकिन विज्ञान सिर्फ अच्छी लगने वाली कल्पनाओं और तरबूज के उदाहरणों पर नहीं चलता ना। बिल्कुल नहीं। किसी भी मॉडल को प्रयोगों की कसौटी पर खरा उतरना होता है, और यहीं पर इतिहास में एंट्री होती है अर्नेस्ट रदरफोर्ड की, जिन्होंने इस तरबूज मॉडल को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। हाँ, रदरफोर्ड का जो प्रयोग था अल्फा कण प्रयोग। ओहो, ये विज्ञान के इतिहास का किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। सच में। हमारे स्रोत इस प्रयोग के सेटअप को समझाते हैं, हालांकि ये थोड़ा तकनीकी लगता है। रदरफोर्ड ने भारी और बहुत ही उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों का इस्तेमाल किया और उन्हें सोने की पन्नी पर मारा, मतलब गोल्ड फॉइल पर। ये अल्फा कण क्या होते हैं और सोने की पन्नी पर तोप के गोलों की तरह बौछार करने का क्या मतलब था? इसे बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। अल्फा कण असल में हीलियम गैस के ऐसे कण होते हैं जिन पर द्विआवेशित पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब +2 चार्ज। हाँ, और इनका द्रव्यमान 4U होता है, तो ये काफी भारी और तेज गति वाले होते हैं। ठीक है। रदरफोर्ड ने इन भारी और तेज कणों को एक सोने की पन्नी पर मारा, जो केवल 1000 परमाणु जितनी मोटी थी। 1000 परमाणु मोटी? मतलब ये पन्नी इतनी पतली थी कि इसे पारदर्शी कागज जैसा माना जा सकता है। बिल्कुल। अब टॉमसन के तरबूज मॉडल के हिसाब से, क्योंकि पूरा परमाणु एक नरम लाल हिस्से जैसा था, तो इन भारी अल्फा कणों को बिना किसी रुकावट के उस पन्नी के आर पार सीधे निकल जाना चाहिए था। प्रयोग की शुरुआत में ऐसा ही लगा भी। अधिकतर अल्फा कण सीधे सोने की पन्नी के आर पार निकल गए। कुछ कण छोटे कोण से डिफ्लेक्ट हुए, यानी थोड़ा सा रास्ता भटक गए। लेकिन फिर एक ऐसा नतीजा आया जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हिलाकर रख दिया। नोट्स में इस नतीजे को बहुत बड़े अक्षरों में एग्जाम फैक्ट के तौर पर लिखा गया है। हर 12,000 अल्फा कणों में से एक कण ऐसा था जो पन्नी से टकराकर 180 डिग्री के कोण पर बिल्कुल वापस उसी दिशा में लौट आया। 15 इंच का तोप का गोला एक पतले से टिश्यू पेपर पर मारा गया हो, और वो लौटकर तोप चलाने वाले को ही लग जाए। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इस एक वापस लौटते हुए कण ने परमाणु की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। बिल्कुल। इसने 3 बहुत बड़े और ऐतिहासिक निष्कर्ष दिए। पहला, चूंकि वो भारी अल्फा कण टकराकर वापस लौटा था, इसका सीधा मतलब था कि परमाणु के बीचों बीच कोई बहुत ही ठोस और धनावेशित जगह मौजूद है, जिसने उस कण को वापस धकेला। हाँ, और इस जगह को रदरफोर्ड ने नाभिक या न्यूक्लियस का नाम दिया। दूसरा निष्कर्ष यह था कि परमाणु का लगभग पूरा का पूरा द्रव्यमान इसी छोटे से नाभिक में सिकुड़ा हुआ होता है। और तीसरा निष्कर्ष आकार को लेकर था, जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। रदरफोर्ड ने गणित की मदद से साबित किया कि नाभिक की त्रिज्या पूरे परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी होती है। मतलब 1,00,000 गुना छोटी। हाँ। इसको विजुलाइज करने के लिए एक एनालॉजी बहुत काम आती है।
मान लीजिए कि पूरा परमाणु एक बहुत ही विशाल क्रिकेट स्टेडियम है। क्रिकेट स्टेडियम। हाँ, तो अगर परमाणु उस विशाल स्टेडियम जितना बड़ा है तो उसका नाभिक उस स्टेडियम के बिल्कुल बीचों बीच पिच पर रखा हुआ एक छोटा सा मटर का दाना है। ये बहुत शानदार एनालॉजी है। और परमाणु का सारा वजन उसी मटर के दाने में है। बाकी का पूरा स्टेडियम बस खाली जगह है। ये विचार ही अपने आप में कितना अद्भुत है। बिल्कुल। लेकिन रदरफोर्ड के इस शानदार मॉडल में भी एक बहुत बड़ी कमी रह गई थी। फ्लॉ रह गया था। हाँ, रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों ओर गोलाकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। लेकिन यहाँ भौतिकी का एक स्थापित नियम रास्ते में आ गया। नियम ये कहता है कि कोई भी कण जो लगातार त्वरित हो रहा हो, यानी एक्सिलरेट हो रहा हो, वो हमेशा ऊर्जा का विकिरण करेगा, अपनी एनर्जी छोड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहे हैं तो वे अपनी ऊर्जा खोएंगे, और अगर वे लगातार ऊर्जा खोते रहे तो वे धीरे धीरे नाभिक के करीब आते जाएंगे और अंत में उसी से टकरा जाएंगे। अगर ऐसा होता तो कोई भी परमाणु स्थायी नहीं रह पाता, वो कुछ ही सेकंड में खुद को नष्ट कर लेता। लेकिन असलियत में परमाणु स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं। दुनिया टिकी हुई है। इसका मतलब रदरफोर्ड का मॉडल कुछ तो बहुत जरूरी चीज मिस कर रहा था। और अस्थिरता की इस बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए विज्ञान के मंच पर आते हैं नील्स बोर। नील्स बोर। उन्होंने मानो परमाणु के अंदर ट्रैफिक के नियम बना दिए। ट्रैफिक के नियम, सही कहा। बोर का जो मॉडल था उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि कहीं भी किसी भी रास्ते पर घूम लें। वे केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, जिन्हें विविक्त कक्षा या डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहते हैं। और बोर के मॉडल का जो सबसे महत्वपूर्ण नियम था, जिसने अस्थिरता की समस्या को जड़ से खत्म कर दिया, वो क्या था? उन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी इन विशेष विविक्त कक्षाओं में घूमते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। मतलब वे एनर्जी रेडिएट नहीं करते। बिल्कुल। यही कारण है कि परमाणु नष्ट नहीं होते और ये व्यवस्था बनी रहती है। इन ऊर्जा स्तरों को व्यवस्थित करने के लिए बोर ने इन कक्षाओं को नाम भी दिए। हाँ। नाभिक के सबसे पास वाली कक्षा को के, फिर उसके बाद एल, फिर एम और इसी तरह एन का नाम दिया गया। इन्हें नंबर 1, 2, 3, 4 से भी दर्शाया जाता है। लेकिन अब एक व्यवहारिक सवाल ये था कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे? क्या सभी इलेक्ट्रॉन्स पहली कक्षा में भीड़ लगा लेंगे? इसके लिए बोर बरी नियम आया जो इलेक्ट्रॉनों के बंटवारे को तय करता है। स्रोत में इसका एक बहुत ही स्पष्ट गणितीय सूत्र दिया गया है। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का फॉर्मूला है 2n², जहां n कक्षा की संख्या है। तो ये फॉर्मूला काम कैसे करता? ये फॉर्मूला परमाणु के अंदर एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था बनाता है। हाँ जी। अगर k कक्षा की बात करें, जो पहली कक्षा है, तो वहां n की वैल्यू 1 है। सही। फॉर्मूले में रखने पर 2 गुणा 1 का स्क्वायर यानी 2 आता है। तो k कक्षा में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। L कक्षा के लिए n का मान 2 है, तो 2 गुणा 2 का स्क्वायर यानी 8। तो L कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसी तरह M कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन और N कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कोई भीड़-भाड़ नहीं, सब कुछ बिल्कुल गणित के हिसाब से व्यवस्थित। लेकिन इस व्यवस्था में एक गोल्डन रूल भी जोड़ा गया है, जिसे किसी भी कीमत पर तोड़ा नहीं जा सकता। वो रूल क्या है? ये नियम कहता है कि किसी भी परमाणु की जो सबसे बाहरी कक्षा होगी, यानी आउटर मोस्ट शेल, उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, भले ही उस कक्षा की क्षमता 18 या 32 इलेक्ट्रॉनों की ही क्यों ना हो। हाँ, अगर वो सबसे बाहरी है तो उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं रुक सकते। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यही वो गोल्डन रूल है जो पूरे रसायन विज्ञान की बुनियाद तय करता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? KLMN कक्षाएं, फॉर्मूले, ये सब रोजमर्रा की जिंदगी में किस काम का है? जवाब है, ये नियम ही तय करता है कि दुनिया में चीजें आपस में जुड़ती कैसे हैं। रसायन विज्ञान में इसे संयोजकता या वैलेंसी कहते हैं। संयोजकता की परिभाषा है किसी परमाणु की संयोजन शक्ति, मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी। इसे ब्रह्मांड का सबसे बेहतरीन लेन-देन का सिस्टम माना जा सकता है। हर परमाणु का एक ही अंतिम लक्ष्य होता है, अपनी बाहरी कक्षा में अष्टक यानी ऑक्टेट पूरा करना, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना। अब इस 8 के जादुई आंकड़े को छूने के लिए परमाणु लगातार काम करते रहते हैं। वे अपने इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं या फिर आपस में साझेदारी भी कर सकते हैं। नोट्स में इसके 2 बहुत ही शानदार उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण है सोडियम का, Na। हाँ, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-1 होता है। इसका मतलब इसकी बाहरी कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। इससे 8 पूरे करने हैं,
7 इलेक्ट्रॉन कहीं से लाना तो बहुत मुश्किल है। इसलिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। एक इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान है, इसलिए सोडियम की संयोजकता 1 हो जाती है। दूसरा उदाहरण फ्लोरीन का है, जिसका विन्यास 2-7 है। इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसे 8 पूरे करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पसंद करता है। 8 में से 7 घटाएं तो 1 बचता है। इसलिए फ्लोरीन की संयोजकता भी 1 ही होती है। और यही बात इस सिद्धांत को वास्तविक दुनिया से जोड़ती है। जहां सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है, वहीं फ्लोरीन जैसे तत्व उस 1 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए तैयार रहते हैं। जब ये मिलते हैं तो एक परफेक्ट पार्टनरशिप बनती है। ये लेन देन की व्यवस्था ही पूरी दुनिया को जोड़े हुए हैं। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं एक और जरूरी कॉन्सेप्ट पर। किसी तत्व की पहचान कैसे होती है? इंसानों की पहचान के लिए तो आईडी कार्ड होते हैं। हाँ, लेकिन परमाणुओं की पहचान कैसे तय होती है? नोट्स के अनुसार तत्वों के पास होती है उनकी परमाणु संख्या, जिसे Z से दर्शाया जाता है, और द्रव्यमान संख्या, जिसे A से दर्शाया जाता है। Z का मतलब है परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की कुल संख्या, और द्रव्यमान संख्या यानी A का मतलब है नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या। इन दोनों को मिलाकर न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। इसे एक उदाहरण से समझना बहुत आसान हो जाता है। जैसे नाइट्रोजन की परमाणु संख्या Z 7 है और द्रव्यमान संख्या A 14 है। इसका मतलब इसके नाभिक में 7 प्रोटॉन हैं और 14 में से 7 घटाने पर 7 ही न्यूट्रॉन मिलते हैं। ये तो बहुत सीधा गणित लगता है, लेकिन प्रकृति हमेशा चीजों को इतना सीधा नहीं रखती। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट आता है। समस्थानिक या आइसोटोप्स। समस्थानिक ये एक ही तत्व के ऐसे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग-अलग होती है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि एक ही कंपनी की कार है, मॉडल बिल्कुल सेम है, लेकिन इंजन का वजन अलग-अलग है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं, जो एक तरह से जुड़वा भाइयों की तरह हैं। पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्राइटियम। तीनों हाइड्रोजन ही हैं, लेकिन तीनों का द्रव्यमान अलग है, क्योंकि उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या अलग-अलग होती है। हमारे विजुअल नोट्स में क्लोरीन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज फैक्ट दिया गया है, जो इस बात को और साफ करता है। प्रकृति में क्लोरीन मुख्य रूप से 2 समस्थानिकों के रूप में पाया जाता है। एक का द्रव्यमान 35 U है और दूसरे का 37 U। और इनका जो अनुपात है वो 3:1 का होता है। यानी प्रकृति में 75% क्लोरीन 35 U वाला है और 25% 37 U वाला। इसी प्राकृतिक अनुपात के कारण जब औसत निकाला जाता है तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 U निकल कर आता है। लेकिन क्या ये समस्थानिक सिर्फ थ्योरी तक सीमित है? बिल्कुल नहीं, इनका असली दुनिया में बहुत बड़ा उपयोग है। समस्थानिकों का उपयोग दुनिया की कुछ सबसे बड़ी समस्याओं को सुलझाने में हो रहा है। नोट्स में 3 प्रमुख उपयोगों का जिक्र है। पहला है यूरेनियम का समस्थानिक, जिसका उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है, जिससे बिजली बनती है। दूसरा है कोबाल्ट का समस्थानिक, जिसका उपयोग कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के उपचार में होता है। ये सच में बहुत जरूरी है। और तीसरा है आयोडीन का समस्थानिक, जिसका उपयोग घेंघा रोग यानी गॉइटर के इलाज में किया जाता है। इन अदृश्य कणों की गहरी समझ ने सचमुच इंसानी जिंदगी को बेहतर और सुरक्षित बनाया है। विज्ञान कैसे किताबों से निकलकर अस्पतालों और पावर प्लांट तक पहुंचता है, ये देखना अद्भुत है। जाते जाते एक आखिरी कॉन्सेप्ट पर नजर डाल लेते हैं, संभारिक या आइसोबार्स। ये अलग-अलग तत्वों के परमाणु होते हैं। चूंकि तत्व अलग है तो उनकी परमाणु संख्या अलग-अलग होगी, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या बिल्कुल समान होती है। इसका मतलब है कि उनके नाभिक में कुल न्यूक्लियॉन बराबर होते हैं। उदाहरण के तौर पे कैल्शियम, जिसकी परमाणु संख्या 20 है, और आर्गन, जिसकी परमाणु संख्या 18 है। दोनों पूरी तरह से अलग तत्व हैं, लेकिन दोनों की द्रव्यमान संख्या 40 होती है। अगर इन दोनों परमाणुओं को एक बहुत ही सूक्ष्म तराजू पर रखा जाए तो दोनों तरफ का पलड़ा बिल्कुल बराबर रहेगा। तो आज की इस चर्चा में हमने एक साधारण अविभाज्य माने जाने वाले गोले से यात्रा शुरू की थी, और हमने देखा कि कैसे डाल्टन का भ्रम टूटा, कैसे थॉमसन का तरबूज मॉडल रदरफोर्ड की सोने की पन्नी के सामने फेल हो गया, कैसे उस एक प्रयोग ने परमाणु के अंदर छिपे एक बहुत ही छोटे से नाभिक को दुनिया के सामने पेश किया, फिर कैसे नील्स बोर ने उन चक्कर लगाते इलेक्ट्रॉनों को कुछ कड़े नियम सिखाए ताकि ये दुनिया स्थिर रह सके। ये भी समझा गया कि ऊर्जा के इन्हीं नियमों के कारण
तत्व आपस में जुड़ते हैं, संयोजकता बनाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, समस्थानिकों के रूप में यही ज्ञान आज कैंसर का इलाज करने के काम आ रहा है। ये विज्ञान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इस विस्तृत विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरे विचार पर गौर करना चाहिए जो इस पूरी चर्चा से निकल कर आता है। वो विचार क्या है? रदरफोर्ड के प्रयोग ने साबित किया था कि परमाणुओं के नाभिक की त्रिज्या पूरे परमाणु से 1,00,000 गुना छोटी होती है। हाँ। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक परमाणु के अंदर 99.99% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस। बिल्कुल। आप जरा सोचकर देखिए, अगर ब्रह्मांड की हर चीज, हमारे आसपास की कुर्सियां, सामने रखी स्क्रीन या खुद हमारा अपना शरीर, ये सब परमाणुओं से बने हैं, और अगर परमाणु लगभग पूरी तरह से अंदर से खाली हैं, तो फिर ये दुनिया, ये कुर्सी, ये स्क्रीन इतनी ठोस क्यों महसूस होती है? क्या ये ठोसपन महज एक भ्रम है जो इन सूक्ष्म कणों के आपस में टकराने वाले बलों की वजह से पैदा होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो भौतिकी और दर्शन की सीमाओं को आपस में मिला देता है। बिल्कुल। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो वास्तविकता हमें महसूस होती है, बुनियादी स्तर पर वो वैसी बिल्कुल नहीं है। इसी गहरे और रहस्यमयी विचार के साथ आज के इस चर्चा को यहीं विराम दिया जाता है। इस खाली जगह और इस ठोस दुनिया के बीच के रहस्य पर विचार करते रहना चाहिए।